यह कहानी केवल एक यात्रा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आंखों पर पड़े उस पर्दे के हटने की गाथा है जिसे पश्चिमी दुनिया ने दशकों से ओढ़ रखा था। यह कहानी है अभिमान के टूटने की और सत्य के सूर्य के उदय होने की। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत बदल रहा है, लेकिन क्या दुनिया का नजरिया भी बदल रहा है? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के करीब ले चलेंगे जहां यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय के छात्रों को भारत की धरती ने वह पाठ पढ़ाया जो उनकी किताबों में कभी लिखा ही नहीं गया था। यह दृश्य केवल आंखों देखा हाल नहीं है, बल्कि यह दो सभ्यताओं के मिलन और एक सनातन राष्ट्र के स्वाभिमान की गूंज है। यूरोप के एक अत्यंत समृद्ध और ऐतिहासिक शहर के हवाई अड्डे पर चहल पहल थी। यह हवाई अड्डा आधुनिकता का प्रतीक माना जाता था, जहां की चकाचौंध किसी भी साधारण व्यक्ति को प्रभावित कर सकती थी। यहां प्रस्थान द्वार के पास नीले और सुनहरे रंग की वर्दी पहने कुछ युवा छात्र खड़े थे। उनके कपड़ों की चमक और उनके खड़े होने के ढंग से ही यह स्पष्ट था कि वे किसी साधारण परिवार या साधारण विद्यालय से नहीं थे। वे उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो स्वयं को सभ्यता का शिखर मानता है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दुख की बात यह थी कि उस आत्मविश्वास की नींव ज्ञान पर नहीं, बल्कि अहंकार पर टिकी थी। 18 वर्षीय एंटोनी, जो इस समूह का अनौपचारिक नेता सा प्रतीत होता था, ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए अपने साथी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खटास थी, जैसे उसे किसी अनचाहे स्थान पर भेजा जा रहा हो। उसने व्यंग्य करते हुए पूछा कि आखिर उन्हें भारत क्यों भेजा जा रहा है? क्या धूल, गर्मी और शोर के अलावा वहां देखने लायक कुछ भी है? उसके पास खड़ी क्लोई ने, जो अपने हाथ में एक महंगा टैबलेट पकड़े हुए थी, तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसने हंसते हुए कहा कि उसे समझ नहीं आता कि विद्यालय प्रशासन ने छुट्टियों के लिए जापान या अमेरिका के बजाय भारत को क्यों चुना। उसकी बातों से स्पष्ट था कि उसके मन में भारत की छवि सपेरों और गरीबी के देश से अधिक कुछ नहीं थी। मैं, एक स्वतंत्र पत्रकार और इस यात्रा का मूक गवाह, उनके पास ही बैठा अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर रहा था। मेरे लिए यह केवल एक स्कूल ट्रिप नहीं थी, यह एक मौका था यह देखने का कि क्या आज की नई पश्चिमी पीढ़ी भी उन्हीं पुरानी, संकुचित और अपमानजनक धारणाओं को अपने मन में पाल रही है जो उनके पूर्वजों ने सदियों पहले बनाई थीं। और दुर्भाग्यवश जैसे जैसे उनकी बातें मेरे कानों में पड़ रही थीं, मेरा संदेह विश्वास में बदलता जा रहा था। इन बच्चों ने अभी तक भारत की धरती पर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। उनके लिए भारत कोई देश नहीं, बल्कि एक पिछड़ा हुआ स्थान था जिसे शायद उनकी दया की आवश्यकता थी। विमान में चढ़ते समय भी उनकी यह चर्चा थमी नहीं, बल्कि जैसे जैसे वे विमान की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उनका उपहास और अधिक मुखर होता जा रहा था। एंटोनी ने अपनी सीट पर बैठते हुए जोर से कहा कि 12 घंटे की यह यात्रा उसके लिए किसी सजा से कम नहीं है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर इतना समय होता तो वह लंदन जाकर वापस भी आ सकता था। उसकी इस बात पर उसके आसपास बैठे सभी छात्र जोर से हंस पड़े। वह हंसी सामान्य हंसी नहीं थी, उस हंसी में एक क्रूरता थी, एक ऐसा भाव था जो यह कह रहा था कि वे जहां जा रहे हैं वह स्थान उनके स्तर का नहीं है। उनके शिक्षक मिस्टर ल्यूमियर, जो एक गंभीर और सुलझे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने छात्रों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि पूर्वाग्रह वह सबसे भारी सामान है जिसे लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को समझाया कि किसी भी देश के बारे में राय बनाने से पहले उसे अपनी आंखों से देखना आवश्यक है। लेकिन युवा और अहंकारी रक्त में समझदारी की बातें आसानी से नहीं उतरती। क्लोई ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि यह पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि तथ्य है। उसने तर्क दिया कि क्या यह सच नहीं है कि उनकी शिक्षा प्रणाली, उनका रहन सहन और उनका देश हर मायने में श्रेष्ठ है। मिस्टर ल्यूमियर ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक गहरी सांस लेकर अपनी सीट पर बैठ गए। शायद वे जानते थे कि शब्दों से ज्यादा अनुभव सिखाता है, और उन्हें आभास था कि अगले कुछ दिनों में इन बच्चों को ऐसे अनुभव मिलने वाले हैं जो इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। विमान ने उड़ान भरी और बादलों को चीरता हुआ आकाश में स्थिर हो गया। खिड़की के बाहर अनंत नीला आकाश था, लेकिन विमान के भीतर अज्ञानता के काले बादल छाए हुए थे। भोजन परोसने का समय हुआ
तो विमान परिचारिका ने यात्रियों को मेनू कार्ड दिए। जैसे ही एंटोनी की नजर भारतीय व्यंजनों के नामों पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी घृणा उभर आई। उसने अपने साथी को कोहनी मारते हुए दिखाया और कहा कि इन नामों को देखो, इनका उच्चारण करना भी कितना कठिन है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या हम वास्तव में यह सब खाने वाले हैं? क्लोई ने जोड़ते हुए कहा कि उसे तो अपने देश की चीज और वाइन की याद अभी से आने लगी है। उसने दावा किया कि उनके देश के भोजन में जो नजाकत और स्वाद है वह इन मसालेदार चीजों में कहां मिल सकता है। मैं उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि कैसे इन बच्चों ने विविधता का आनंद लेने के बजाय उसे नीचा दिखाने का रास्ता चुना है। उनके लिए अलग होने का मतलब गलत होना था। वे यह समझने में असमर्थ थे कि स्वाद केवल जीभ का विषय नहीं है, बल्कि यह किसी संस्कृति, किसी इतिहास और किसी भूगोल की कहानी कहता है। लेकिन उस समय उन हजारों फीट की ऊंचाई पर वे अपनी ही श्रेष्ठता के गुब्बारे में कैद थे। एक छात्र ने तो अपनी थाली को दूर खिसकाते हुए यहां तक कह दिया कि वह भारत जाकर केवल फल खाकर ही जीवित रहेगा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसका पेट वहां के भोजन को पचा पाएगा। फिर से एक बार हंसी का ठहाका गूंज उठा। विमान की बत्तियां धीमी कर दी गईं ताकि यात्री विश्राम कर सकें। अंधेरे में कई छात्रों ने अपने फोन निकाले और अपने माता पिता से संदेशों का आदान प्रदान करने लगे। मेरी सीट के ठीक आगे बैठे एक छात्र के फोन की स्क्रीन की रोशनी में मुझे उसके संदेश दिखाई दे रहे थे। उसकी मां ने उसे संदेश भेजा था कि वह अपना ख्याल रखे और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहे। मां ने लिखा था कि भारत में सुरक्षा के मानक उनके देश जैसे नहीं हैं, इसलिए उसे हर पल सतर्क रहना होगा। छात्र ने जवाब में लिखा कि मां चिंता न करें, यह केवल एक हफ्ते की बात है, जैसे तैसे समय काट लेंगे। उसने लिखा कि उसे भी वहां जाने का कोई शौक नहीं है, उसे नहीं करती है, बस स्कूल की अनिवार्यता के कारण जा रहा है। यह संवाद पढ़कर मेरा मन खट्टा हो गया। यह केवल इन बच्चों का दोष नहीं था, यह उस परवरिश और उस वातावरण का दोष था जिसने उन्हें यह सिखाया था कि दुनिया का केंद्र उनका अपना महाद्वीप है और बाकी सब केवल हाशिए पर हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कामारी मानसिकता कि पूर्व के देश, विशेषकर भारत, केवल अव्यवस्था और अभावों का घर हैं, आज भी इनके मन में गहरे तक बैठी हुई थी। वे नहीं जानते थे कि वे उस भूमि पर जा रहे हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने दुनिया को गणना करना सिखाया और जिसने मानव सभ्यता को आध्यात्म का पहला पाठ पढ़ाया। वे उस भूमि की ओर बढ़ रहे थे जहां ज्ञान का सूर्य तब उदय हो चुका था जब उनके पूर्वज गुफाओं में रह रहे थे। जैसे जैसे विमान भारत की ओर बढ़ रहा था, मेरे मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। मैंने अपनी नोटबुक खोली और पहले पन्ने पर शीर्षक लिखा, अहंकार की उड़ान। मुझे यह आभास हो रहा था कि यह यात्रा केवल भूगोल बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि इतिहास को देखने का नजरिया बदलने के बारे में होगी। एंटोनी अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। शायद वह नीचे अंधेरे में डूबी धरती को देख रहा था। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि 12 घंटे बाद हम पुष्टि कर लेंगे कि हम सही थे और यह दुनिया का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था, वह उस अज्ञानता से उपजा था जिसे चुनौती मिलने ही वाली थी। विमान के पहिए अब भारत की ओर बढ़ रहे थे। वे उस देश में उतरने वाले थे जहां अतिथि देवो भव केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। वे उस देश में जा रहे थे जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपराएं एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। लेकिन अभी इस क्षण में वे अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में जी रहे थे। मिस्टर ल्यूमियर ने एक बार फिर छात्रों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई शिक्षक जानता हो कि परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। उन्होंने धीरे से कहा कि याद रखना बच्चों, कभी कभी हम जिसे सिखाने जाते हैं उससे हम बहुत कुछ सीख कर लौटते हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। छात्र अपनी ही दुनिया में मग्न थे। कोई अपने महंगे हेडफोन पर गाने सुन रहा था तो कोई अपने टैबलेट पर फिल्में देख रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे एक चिड़ियाघर की सैर पर जा रहे हैं जहां वे सब कुछ दूर से देखेंगे और वापस अपनी सुरक्षित सभ्य दुनिया में लौट आएंगे। लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। भारत अपनी बाहें फैलाए अपनी संतानों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ और अपनी नई अर्जित शक्ति के साथ उनका इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसा भारत था जो अब झुकता नहीं था, जो अब मांगता नहीं था, बल्कि जो अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता था।
विमान के पायलट ने घोषणा की कि हम जल्द ही उतरने वाले हैं। केबिन में हलचल शुरू हो गई। छात्रों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली, लेकिन उनके चेहरों पर वह उत्साह नहीं था जो किसी नई जगह जाने पर होता है। उनके चेहरों पर एक तरह की ऊब और अरुचि थी। यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। यह वह बिंदु है जहां से उनका भ्रम टूटना शुरू होगा। वे अभी भी बादलों में थे, लेकिन जमीन हकीकत बनकर उनके सामने आने वाली थी। क्या भारत उनके इस अहंकार को तोड़ पाएगा? क्या भारत की मिट्टी की सुगंध उनके महंगे इत्र की खुशबू को फीका कर पाएगी? यह सब कुछ अगले कुछ घंटों में सामने आने वाला था। विमान के पहियों ने जैसे ही भारत की धरती को स्पर्श किया, एंटोनी और उसके साथियों के चेहरों पर एक अजीब सा तनाव था। वे अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, मानो वे किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों या गंदगी के ढेरों को देखने की उम्मीद कर रहे थे। उनके मन में जो भारत बसा था वह धूल और धुएं से भरा था। एंटोनी ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि अब असली परीक्षा शुरू होगी। उसे पूरा विश्वास था कि विमान से बाहर निकलते ही गर्म हवा के थपेड़े और बदबू उनका स्वागत करेंगे। उसने अपने दोस्तों से कहा कि अपने रुमाल तैयार रखो, क्योंकि बाहर की हवा शायद सांस लेने लायक भी न हो। लेकिन जैसे ही विमान का दरवाजा खुला और वे एरो ब्रिज में आए, एक सुखद शीतलता ने उनका स्वागत किया। एयर कंडीशनिंग की हल्की और ताजी हवा ने उनके माथे पर आए पसीने को सुखा दिया। वे आगे बढ़े, उम्मीद कर रहे थे कि हवाई अड्डे के भीतर भीड़, धक्का मुक्की और शोरगुल होगा। लेकिन जो दृश्य उनके सामने आया, उसने उनके पैरों को वहीं जाम कर दिया। उनके सामने एक विशाल, भव्य और अत्यंत आधुनिक गलियारा था। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें वे अपने चेहरे देख सकते थे। दीवारों पर लगी पारंपरिक भारतीय कलाकृतियां आधुनिकता और संस्कृति का ऐसा संगम प्रस्तुत कर रही थीं, जैसा उन्होंने यूरोप के किसी भी संग्रहालय में भी शायद ही देखा हो। क्लोई, जो अब तक सबसे अधिक शिकायत कर रही थी, उसने अपना काला चश्मा नीचे किया और चारों ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने धीमी आवाज में कहा कि क्या हम सच में भारत में हैं, या पायलट ने गलती से हमें सिंगापुर या दुबई उतार दिया है? उसका यह प्रश्न व्यंग्य नहीं, बल्कि वास्तविक आश्चर्य था। जिस हवाई अड्डे पर वे खड़े थे, वह उनके अपने देश के पुराने और तंग हवाई अड्डों से कहीं अधिक भव्य और व्यवस्थित था। वहां कोई शोर नहीं था, कोई अफरा तफरी नहीं थी। लोग कतारों में चल रहे थे और सब कुछ एक लय में हो रहा था। वे आव्रजन जांच की ओर बढ़े। एंटोनी ने पहले ही अपने दोस्तों को डरा रखा था कि यहां घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और शायद बिना रिश्वत दिए काम भी ना हो। लेकिन यहां उन्हें दूसरा झटका लगा। वहां की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित थी। अधिकारियों ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया और बायोमेट्रिक मशीनों ने पलक झपकते ही उनकी पहचान की पुष्टि कर दी। जिस तकनीक को वे अपने देश में अभी लागू करने की सोच ही रहे थे, वह भारत में पहले से ही सुचारू रूप से काम कर रही थी। एंटोनी का पासपोर्ट जब अधिकारी ने वापस दिया और भारत में आपका स्वागत है कहा, तो एंटोनी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वह बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। सामान लेने के लिए जब वे बेल्ट के पास पहुंचे, तो वहां भी सब कुछ व्यवस्थित था। एंटोनी अब भी कमियां निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा कि यह सब केवल दिखावा है। उसने तर्क दिया कि हवाई अड्डा तो बस एक बुलबुला है, असली भारत तो बाहर है। जैसे ही हम इस इमारत से बाहर निकलेंगे, असली गंदगी और गरीबी हमारे सामने होगी। यह सब विदेशी पर्यटकों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। वह अपने अहंकार को बचाने के लिए तर्कों का सहारा ले रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब वह पहले जैसा दम नहीं था। वे प्रसाधन कक्ष की ओर गए। यह एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इन छात्रों के लिए यह एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने सुना था कि भारत में स्वच्छता की भारी कमी है, लेकिन जब वे अंदर गए तो वे हैरान रह गए। सब कुछ स्वचालित था, नल, साबुन और यहां तक कि दरवाजे भी। वहां की सफाई देखकर उन्हें अपने स्कूल के प्रसाधन कक्ष याद आ गए, जो अक्सर गंदे रहते थे। एक छात्र ने बाहर आकर दबी आवाज में कहा कि यह तो हमारे देश के 5 सितारा होटल जैसा है। एंटोनी ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। हवाई अड्डे से बाहर निकलने का समय आया। यह वह पल था जिसका वे सबसे ज्यादा डर रहे थे और मैं सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। स्वचालित दरवाजे खुले और वे आगमन क्षेत्र में आए। वहां भी वही अनुशासन था। कोई टैक्सी वाला उनका हाथ पकड़कर खींच नहीं रहा था।
कोई भीख नहीं मांग रहा था। उनके लिए एक वातानुकूलित बस पहले से तैयार खड़ी थी। बस का चालक, एक साधारण भारतीय व्यक्ति, ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उनका सामान रखने में मदद की। उस चालक की वर्दी साफ थी और व्यवहार में एक सहज विनम्रता थी। बस में बैठते ही छात्र खिड़कियों से चिपक गए। अब वे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब यह भ्रम टूटेगा। बस हवाई अड्डे के परिसर से बाहर निकली और मुख्य राजमार्ग पर दौड़ने लगी। सड़क चौड़ी थी, जिस पर लेन के नियम का पालन हो रहा था। सड़क के दोनों ओर हरियाली थी और रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। दूर क्षितिज पर उन्हें गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही थीं, जो रात की रोशनी में जगमगा रही थीं। मेट्रो ट्रेन एक सांप की तरह उनके ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। यह दृश्य किसी विकसित पश्चिमी देश का नहीं, बल्कि नए भारत का था। क्लोई ने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू किया। वह अपने माता पिता को दिखाने के लिए कुछ गंदा ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसे केवल विकास दिख रहा था। उसने अपने साथी से कहा कि यह अजीब है, मैंने तो सुना था कि यहाँ सड़कों पर गायें घूमती हैं और गड्ढे होते हैं, लेकिन यह सड़क तो पेरिस के रिंग रोड से भी बेहतर है। मिस्टर ल्यूमियर, जो आगे की सीट पर बैठे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि मैंने कहा था ना, अपनी आंखों पर भरोसा करना सीखो, कानों पर नहीं। लेकिन एंटोनी हार मानने वालों में से नहीं था। उसका अहंकार उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि यह सब तो बस राजधानी का हिस्सा है। भारत सरकार ने यह सब दुनिया को दिखाने के लिए बना रखा है। थोड़ा अंदर चलो, तब तुम्हें असली सच्चाई दिखेगी। उसने दावा किया कि यह केवल कंक्रीट का जंगल है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। उसे पहली बार यह एहसास हो रहा था कि शायद, बस शायद, उसे गलत जानकारी दी गई है। मैं पीछे की सीट पर बैठा उनकी हर प्रतिक्रिया को नोट कर रहा था। मुझे उनके चेहरों पर असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। वे उस बच्चे की तरह थे जिसे बताया गया हो कि अंधेरे कमरे में भूत है, लेकिन जब बत्ती जलाई गई तो वहां केवल खिलौने थे। वे अपनी नफरत और पूर्वाग्रह को जायज ठहराने के लिए कारण ढूंढ रहे थे, लेकिन भारत उन्हें वह मौका नहीं दे रहा था। बस शहर के बीच से गुजर रही थी। रात का समय था, लेकिन शहर जाग रहा था। बड़ी बड़ी कंपनियों के कार्यालयों में रोशनी जल रही थी। यह वह भारत था जो दुनिया की बैक ऑफिसेज नहीं, बल्कि फ्रंट ऑफिसेज बन चुका था। इन बच्चों के देशों के कई बड़े काम इन्हीं इमारतों के अंदर बैठे भारतीय युवा कर रहे थे, लेकिन इन छात्रों को इस बात का कोई आभास नहीं था। वे अभी भी अपनी श्रेष्ठता के टूटे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। होटल पहुंचने तक बस में सन्नाटा छा गया था। यह सन्नाटा थकान का नहीं, बल्कि उस मानसिक झटके का था जो उन्हें पिछले 1 घंटे में लगा था। जिस देश को वे दया की दृष्टि से देखने आए थे, वह देश उन्हें अपनी शक्ति और क्षमता दिखा रहा था। होटल की लॉबी में प्रवेश करते समय भव्य स्वागत ने उन्हें और भी निरुत्तर कर दिया। माथे पर तिलक और गले में फूलों की माला, यह सम्मान पाकर वे थोड़े असहज हो गए। वे आलोचना करने आए थे, लेकिन उन्हें आदर मिल रहा था। जब वे अपने कमरों में गए तो मैंने लॉबी में मिस्टर ल्यूमियर से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, इनका कवच टूटने लगा है, पहली दरार पड़ चुकी है। हवाई अड्डे और सड़क ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया है, लेकिन अभी उनके दिल का पिघलना बाकी है। कल जब हम उन्हें भारत की असली आत्मा से मिलाएंगे, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। रात हो चुकी थी। एंटोनी अपने आलीशान कमरे की खिड़की से बाहर शहर की रोशनी को देख रहा था। उसके हाथ में उसका फोन था, जिस पर उसके पिता का संदेश आया था। वहां सब ठीक तो है, ज्यादा गंदगी तो नहीं है। एंटोनी ने कुछ देर सोचा, फिर टाइप किया, नहीं पिताजी, यहां सब कुछ अलग है। उसने अच्छा नहीं लिखा, क्योंकि उसका अहंकार उसे इसकी अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन वह बुरा भी नहीं लिख सका, क्योंकि उसकी आंखों ने जो देखा था वह झूठ नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। भारत ने अभी केवल अपना चेहरा दिखाया था, अपना दिल दिखाना बाकी था। आने वाले दिनों में ये छात्र न केवल भारत की तकनीक देखेंगे, बल्कि उस संस्कृति और मूल्यों को भी जानेंगे जो हजारों वर्षों से इस देश की नींव है। वे जानेंगे कि भारत केवल ईंट और पत्थर का नाम नहीं, बल्कि एक जीते जागते दर्शन का नाम है। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें खिड़कियों से छनकर भीतर आईं, तो एंटोनी और उसके साथियों के लिए यह एक नई दुनिया में जागने जैसा था। कल रात की चकाचौंध के बाद आज उनका सामना भारत के आम जनजीवन से होने वाला था। नाश्ते की मेज पर वे अभी भी कल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
लेकिन उनके स्वर में अब वह तीखापन नहीं था जो पेरिस में था। वे अब भी संशय में थे, यह मानते हुए कि कल का अनुभव केवल एक अपवाद था। एंटोनी ने अपने दोस्तों से कहा कि असली भारत तो अब दिखेगा जब हम भीड़ में जाएंगे। वहां हमें वही अराजकता मिलेगी जिसके बारे में हमने सुना है। आज की योजना स्थानीय बाजार और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण थी। वातानुकूलित बस से उतरते ही भारत की ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। यह ऊर्जा किसी यूरोप के शहर की ठंडी और मशीनी ऊर्जा नहीं थी। यहाँ हवा में मसालों की सुगंध थी, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी और लोगों की चहल पहल थी। एंटोनी ने अपनी नाक सिकोड़ी। उसे भीड़ पसंद नहीं थी। उसने क्लोई से कहा कि अपना बटुआ और फोन संभाल कर रखना, यहां हर कोई चोर हो सकता है। यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जो पश्चिमी फिल्मों ने उनके दिमाग में भरा था कि गरीबी का मतलब बेईमानी होता है। वे बाजार की संकरी गलियों से गुजर रहे थे। रंग बिरंगे कपड़ों, चमकते हुए आभूषणों और ताजे फलों की दुकानों ने उन्हें घेर रखा था। क्लोई एक दुकान पर रुकी जहां सुंदर शॉल बिक रहे थे। उसने एक शॉल को हाथ लगाया और उसकी कोमलता देखकर हैरान रह गई, लेकिन एंटोनी ने उसे जल्दी चलने का इशारा किया। हड़बड़ी में क्लोई का कीमती बटुआ, जिसमें उसका पासपोर्ट और काफी पैसे थे, उसकी बगल से फिसलकर नीचे गिर गया। उसे इसका पता भी नहीं चला और वे भीड़ में आगे बढ़ गए। लगभग 10 मिनट बाद जब वे एक चौराहे पर पहुंचे, क्लोई ने पानी खरीदने के लिए अपना हाथ बैग में डाला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि मेरा बटुआ गायब है। एंटोनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने विजयी मुस्कान के साथ कहा कि देखा, मैंने कहा था ना, यह है असली भारत। यहां पलक झपकते ही सामान चोरी हो जाता है। अब हम पुलिस के चक्कर लगाएंगे और वह बटुआ कभी नहीं मिलेगा। समूह में घबराहट फैल गई। मिस्टर ल्यूमियर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों के मन में जो पुराना डर था वह फिर से जाग उठा था। वे भारत को कोसने ही वाले थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े पुराने थे, माथे पर पसीना था और सांस फूल रही थी। वह वही दुकानदार था जिसकी दुकान पर क्लोई रुकी थी। उसने पास आकर क्लोई के सामने उसका बटुआ बढ़ाया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक संतोष था। उसने अपनी टूटी फूटी भाषा और इशारों में समझाया कि यह आपकी दुकान पर गिर गया था। क्लोई स्तब्ध रह गई। उसने कांपते हाथों से बटुआ लिया। सब कुछ सुरक्षित था। एंटोनी, जो अभी कुछ क्षण पहले तक भारत की नैतिकता पर भाषण दे रहा था, अब अपनी ही शर्मिंदगी में सिमट गया था। क्लोई ने कृतज्ञता में अपने बटुए से कुछ नोट निकाले और उस दुकानदार को देने की कोशिश की। यह पश्चिमी तरीका था। हर सेवा की एक कीमत होती है। लेकिन उस दुकानदार ने जो किया, उसने उन छात्रों के विश्व दृष्टिकोण को हिलाकर रख दिया। उस गरीब दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से पैसे लेने से मना कर दिया। उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा कि यह मेरा धर्म है। मेहमान भगवान होता है। उसने बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के, बस एक मुस्कान के साथ विदा ली और वापस भीड़ में खो गया। क्लोई के हाथ हवा में ही रह गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मिस्टर ल्यूमियर की ओर देखा और पूछा कि उसने पैसे क्यों नहीं लिए। उसे तो इसकी जरूरत थी। शिक्षक ने उत्तर दिया कि कुछ लोगों के लिए संस्कार धन से बड़े होते हैं। तुमने आज भारत की आत्मा को देखा है, क्लोई। यह घटना उन छात्रों के लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं थी। वे जिस समाज से आए थे, वहां बिना लाभ के कोई किसी की मदद नहीं करता था। और यहां एक व्यक्ति जिसे वे गरीब समझ रहे थे, उसने उन्हें अमीरी का असली मतलब सिखा दिया था। दोपहर के भोजन के लिए वे एक पारंपरिक भोजनालय में गए। जैसे ही वे बैठे, वेटर ने तुरंत तांबे के गिलासों में जल भरकर उनके सामने रख दिया। यूरोप में रेस्तरां में बैठते ही सबसे पहले पानी की बोतल का ऑर्डर देना पड़ता है और उसके पैसे लगते हैं। एक छात्र ने मेनू कार्ड देखते हुए पूछा कि पानी की कीमत कितनी है। वेटर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पानी जीवन है, इसे बेचा नहीं जाता। यह सेवा है। भोजन परोसा गया। थाली में इतने प्रकार के व्यंजन थे कि छात्र गिन भी नहीं पा रहे थे। जब भी उनकी रोटी या चावल खत्म होता, वेटर बिना मांगे और परोस देता। एंटोनी ने आश्चर्य से पूछा कि क्या इसके अतिरिक्त पैसे लगेंगे। मिस्टर ल्यूमियर ने समझाया कि भारत में अन्नपूर्णा का वास है। यहां खिलाने वाले को तब तक संतोष नहीं मिलता जब तक खाने वाला तृप्त न हो जाए। यह व्यापार नहीं, यह सेवा है। एंटोनी ने निवाला तोड़ते हुए सोचा
कि हमारे यहां तो हर ग्राम और हर चम्मच का हिसाब रखा जाता है, यहां का दिल इतना बड़ा क्यों है? रेस्तरां से बाहर निकलते समय एक और दृश्य ने उनका ध्यान खींचा। सड़क पार करने के लिए एक वृद्ध महिला संघर्ष कर रही थी। गाड़ियां चल रही थीं। तभी एक ऑटो रिक्शा वाला जो खाली खड़ा था दौड़ कर आया। उसने गाड़ियां रुकवाईं और उस वृद्ध महिला का हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सड़क पार कराई। उस महिला ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह कोई पुलिस वाला नहीं था, यह कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था, यह एक आम नागरिक था जो एक अनजान बुजुर्ग में अपनी मां को देख रहा था। बस में वापस लौटते समय छात्रों का समूह असामान्य रूप से शांत था। वे अपनी खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, लेकिन अब उनकी नजरों में आलोचना नहीं बल्कि प्रश्न थे। वे उन लोगों को देख रहे थे जो साधारण दिखते थे, लेकिन जिनके कार्य असाधारण थे। शाम को होटल लौटने पर एक छात्र ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैंने पेरिस की सड़कों और भारत की गलियों के बीच का अंतर देखा। हमारे पास सड़कें साफ हैं, लेकिन दिल खाली हैं। यहां गलियां संकरी हो सकती हैं, लेकिन दिल विशाल हैं। उस दुकानदार ने मेरे पैसे ठुकरा दिए, लेकिन मेरा सम्मान जीत लिया। एंटोनी अभी भी चुप था। उसका अहंकार उसे पूरी तरह झुकने नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि आज वह हार गया है। उसने भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा था, लेकिन आज नैतिकता और मानवता के पैमाने पर भारत प्रथम दिखाई दे रहा था। वह अपने कमरे में गया और शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसे अपना पश्चिमी सूट और अपनी महंगी घड़ी अचानक बहुत छोटी लगने लगी। मिस्टर ल्यूमियर ने रात की बैठक में छात्रों से पूछा कि आज का सबसे बड़ा सबक क्या था। किसी ने वास्तुकला की बात नहीं की, किसी ने खरीदारी की बात नहीं की। सबने एक ही बात कही, वह दुकानदार, वह मुफ्त पानी, वह ऑटो वाला। क्लोई ने धीमी आवाज में कहा कि सर, शायद हम ही गरीब हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वह संतोष नहीं है जो मैंने उस दुकानदार की आंखों में देखा। रात गहरी हो रही थी। भारत सो रहा था, लेकिन इन छात्रों की आत्मा जाग रही थी। वे समझ रहे थे कि सभ्यता का मतलब केवल ऊंची इमारतें और तेज इंटरनेट नहीं होता। सभ्यता का मतलब है कि आप अजनबी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और इस मामले में भारत उन्हें वह पाठ पढ़ा रहा था जो किसी भी पश्चिमी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता। कल उनकी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण दिन था। कल उन्हें भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान से रूबरू होना था। क्या वे यह स्वीकार कर पाएंगे कि जिसे वे अंधविश्वास मानते थे वह वास्तव में गहरा विज्ञान है? उनकी यात्रा अभी मध्य में थी और सबसे बड़े रहस्य अभी खुलने बाकी थे। अगले दिन की सुबह एक अलग ही उमंग लेकर आई। आज का गंतव्य कोई आधुनिक मॉल या वातानुकूलित इमारत नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंदिर परिसर था जिसका इतिहास हजारों साल पुराना था। बस में बैठते समय एंटोनी के चेहरे पर फिर वही पुरानी ऊब दिखाई दे रही थी। उसने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए कहा कि अब हम पत्थरों के ढेर देखने जा रहे हैं। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग आज भी पत्थरों की पूजा करते हैं, जबकि हम मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्लोई ने हंसते हुए कहा कि शायद उन्हें लगता है कि पत्थर उनकी प्रार्थना सुन सकते हैं। वे नहीं जानते थे कि वे केवल पत्थरों के ढेर को देखने नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के एक ऐसे चमत्कार को देखने जा रहे थे जिसके सामने आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। बस एक विशाल मंदिर के द्वार पर रुकी। पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और गगनचुंबी शिखर को देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। लेकिन एंटोनी ने जल्द ही खुद को संभाल लिया और अपना कैमरा निकालकर कमियां ढूंढने लगा। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश की जल्दी है करते ही उन्होंने देखा कि लोग एक विशेष स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे और मंत्रों का जाप कर रहे थे। एंटोनी ने अपने गाइड, जो एक सौम्य और ज्ञानी भारतीय व्यक्ति थे, से पूछा कि यह क्या तमाशा है? क्या ये लोग सच में मानते हैं कि गोल गोल घूमने से भगवान खुश हो जाएंगे? गाइड ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। उन्होंने छात्रों को उस स्तंभ के पास बुलाया और समझाया कि इस मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर किया गया है। यह पूरा मंदिर एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बना है। जब लोग नंगे पैर यहां चलते जान है तो पृथ्वी की सकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश करती है। यह परिक्रमा केवल रस्म नहीं, बल्कि शरीर और मन को पुनर्जीवित करने की एक प्राचीन तकनीक है। एंटोनी ने अविश्वास से सिर हिलाया। उसने कहा,
कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन तभी गाइड ने उन्हें मंदिर के मुख्य मंडप में ले जाकर एक खंभे को थपथपाया। उस पत्थर के खंभे से 7 अलग अलग सुरों की आवाज निकली, सा, रे, गा, मा। छात्र चौंक गए। क्लोई ने अपनी उंगली से खंभे को छूकर देखा। यह कोई लकड़ी या धातु नहीं, ठोस पत्थर था। गाइड ने बताया कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के हमारे पूर्वजों ने पत्थरों के घनत्व को पहचानकर उन्हें संगीत वाद्य यंत्र में बदल दिया था। क्या आज की आधुनिक तकनीक ऐसा कर सकती है? एंटोनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे आगे बढ़े और एक लौह स्तंभ आयरन पिलर के पास पहुंचे। यह खुले आसमान के नीचे सदियों से खड़ा था। गाइड ने बताया कि यह स्तंभ 1600 वर्षों से अधिक समय से यहां है, बारिश और धूप झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग रस्ट का एक भी निशान नहीं लगा है। गाइड ने एंटोनी की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि तुम्हारा आधुनिक विज्ञान दावा करता है कि लोहा पानी में जंग खा जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास वह रसायन विज्ञान था जिसे आज की दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है। एंटोनी ने उस स्तंभ को छूकर देखा। वह चिकना और ठंडा था। उसके मन में पहली बार अपने पश्चिमी विज्ञान के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ, जिसे वह जादू टोना समझता था। वह वास्तव में उन्नत धातु कर्म मेटलर्जी था। जैसे जैसे वे मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, सूरज सिर पर आ गया था, गर्मी बढ़ रही थी। अचानक क्लोई को चक्कर आने लगा। वह लड़खड़ाने लगी। पश्चिमी दवाइयां होटल में छूट गई थीं। एंटोनी घबरा गया और चिल्लाने लगा कि एम्बुलेंस बुलाओ, उसे अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन गाइड ने शांति बनाए रखने को कहा। वे पास की एक छोटी सी कुटिया से छाछ, मट्ठा और कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण ले आए। एंटोनी ने विरोध किया कि यह क्या गंदा पानी पिला रहे हो, इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्लोई की हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे वह मिश्रण पिला दिया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही मिनटों में क्लोई की आंखों में चमक लौट आई। उसके शरीर का तापमान सामान्य हो गया। उसने उठते हुए कहा कि मुझे बहुत तरोताजा महसूस हो रहा है। गाइड ने बताया कि यह आयुर्वेद है। हम बीमारी को दबाते नहीं, उसे जड़ से ठीक करते हैं। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। एंटोनी ने उस मिट्टी के कुल्हड़ को देखा जिसमें वह औषधि थी। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि उनके महंगे अस्पतालों और रंग बिरंगी गोलियों के आगे यह साधारण सा पेय कैसे जीत गया। शाम को जब वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, गाइड ने एक और बात कही जिसने उनके अहंकार की आखिरी दीवार पर चोट की। गाइड ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग जो गणित और विज्ञान पढ़ते हो, जो कंप्यूटर और फोन तुम इस्तेमाल करते हो, उसका आधार क्या है? छात्र चुप रहे। गाइड ने कहा कि वह आधार है 0 और वह 0 इसी भारत की देन है। जब पूरी दुनिया गणना करना सीख रही थी, तब भारत के जश्य मुनि तारों की दूरी नाप रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस प्लास्टिक सर्जरी पर पश्चिम को इतना गर्व है, वह हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने भारत में शुरू की थी। एंटोनी ने नीचे जमीन की ओर देखा। उसे याद आया कि कैसे स्कूल में उन्हें बताया गया था कि विज्ञान का जन्म यूरोप में हुआ था। आज उसे महसूस हुआ कि जिसे वह खोज समझता था, वह वास्तव में पुनर्खोज थी। ज्ञान का सूर्य पश्चिम से नहीं, पूर्व से उदय हुआ था। मिस्टर ल्यूमियर छात्रों के पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा कि क्या अब भी तुम्हें लगता है कि यह सपेरों का देश है? एक छात्र ने, जो अब तक बहुत शांत था, कहा कि सर, हमें झूठ पढ़ाया गया है। हमें बताया गया कि ये लोग पिछड़े हैं ताकि हम खुद को श्रेष्ठ समझ सकें, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उनकी जड़ों पर खड़े हैं। वापसी में बस का माहौल बदला हुआ था। अब वे खिड़की से बाहर दिख रहे मंदिरों को उपहास की नजर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान की नजर से देख रहे थे। उन्हें हर पत्थर में विज्ञान और हर रीति रिवाज में तर्क दिखाई देने लगा था। एंटोनी ने अपनी डायरी निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि परंपरा विज्ञान की विरोधी नहीं, बल्कि विज्ञान की जननी है। जिसे हम अंधविश्वास कहते थे, वह वास्तव में वह ज्ञान है जिसे हमारी बुद्धि अभी तक समझ नहीं पाई है। वो जंग रहित स्तंभ मेरी सोच पर लगे जंग को चुनौती दे रहा है। होटल पहुंचकर क्लोई ने अपने माता पिता को वीडियो कॉल किया। उसकी मां ने पूछा कि क्या तुमने वहां की गंदगी देखी? क्लोई ने पहली बार अपनी मां की बात काटी। उसने कहा कि मां, यहां गंदगी नहीं, गहराई है। यहां के पत्थरों में संगीत है और हवाओं में इलाज है।
हम जो किताबों में पढ़ते हैं, ये लोग उसे जीते हैं। उसकी मां समझ नहीं पाई कि उनकी बेटी क्या कह रही है, लेकिन क्लोई की आंखों में एक नई रोशनी थी, सत्य को जानने की रोशनी। रात के खाने के बाद छात्र लॉबी में बैठे चर्चा कर रहे थे। अब उनकी बातों में हम और वे का अंतर कम होने लगा था। वे यह स्वीकार करने लगे थे कि दुनिया को देखने का उनका नजरिया अधूरा था। एंटोनी ने अपने दोस्तों से कहा कि सोचो, अगर उन्होंने दुनिया को शून्य नहीं दिया होता तो आज हम कहां होते? शायद हम अभी भी रोमन अंकों में उलझे होते। भारत ने आज उन्हें केवल अपना अतीत नहीं दिखाया था, बल्कि यह भी दिखाया था कि भविष्य की नींव कितनी गहरी होनी चाहिए। कल उन्हें एक और अनुभव मिलने वाला था। कल उन्हें भारत के परिवार और संबंधों की ऊष्मा का अनुभव करना था। क्या पश्चिमी व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिस्ट, भारत के सामूहिकतावाद, कलेक्टिविज्म के सामने टिक पाएगा? यह उनकी अगली परीक्षा थी। अगले दिन की शाम छात्रों को किसी पर्यटन स्थल पर नहीं, बल्कि एक भारतीय घर में आमंत्रित किया गया था। यह कोई महल नहीं था, बल्कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का घर था। बस में बैठे हुए एंटोनी ने अपनी नाक सिकोड़ी। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि हम किसी के घर क्यों जा रहे हैं। वहां भीड़ होगी, गोपनीयता, प्राइवेसी नहीं होगी, और पता नहीं सफाई कैसी होगी। हमारे देश में तो हम अपने माता पिता के साथ भी 18 साल के बाद नहीं रहते, और यहां सुना है कि 3-3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। यह तो पागलपन है। क्लोई ने सहमति जताते हुए कहा कि मुझे तो अपनी जगह चाहिए। इतने सारे लोगों के बीच तो मेरा दम घुट जाएगा। वे जिस घर के सामने रुके, वहां बाहर कई जोड़ी जूते, चप्पल कतार से रखे हुए थे। एंटोनी ने व्यंग्य किया कि क्या यहां कोई पार्टी चल रही है? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, यह सिर्फ परिवार है। दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग महिला ने, जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं लेकिन आंखों में वात्सल्य था, उनका स्वागत किया। उन्होंने छात्रों के माथे पर तिलक लगाया। एंटोनी थोड़ा पीछे हट गया। उसे किसी के छूने से परहेज था, लेकिन उस दादी मां की मुस्कान में ऐसा कुछ था जिसने उसे रोक दिया। वे अंदर गए। दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। हॉल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, बहुएं रसोई में काम करते हुए हंस रही थीं, और बच्चे दादाजी की गोद में खेल रहे थे। घर शोरगुल से भरा था, लेकिन वह शोर कानों को चुभने वाला नहीं, बल्कि मन को भरने वाला था। छात्र एक कोने में सिमट कर बैठ गए। उन्हें यह सब अजीब लग रहा था। उनके पेरिस के घरों में शाम को सन्नाटा रहता था। वहां हर कोई अपने कमरे में बंद होकर अपने फोन या लैपटॉप में व्यस्त रहता था, लेकिन यहां कोई भी अकेला नहीं था। तभी एक युवक, जो शायद ऑफिस से अभी लौटा था, अंदर आया। उसने अपना बैग रखा और सबसे पहले जाकर दादाजी और दादी जी के चरण स्पर्श किए। एंटोनी ने यह देखा और मिस्टर ल्यूमियर से फुसफुसाते हुए पूछा कि यह क्या कर रहा है? क्या यह गुलामी है? क्या इसे झुकने में शर्म नहीं आती? मिस्टर ल्यूमियर ने एंटोनी की आंखों में देखा और कहा कि एंटोनी, जिसे तुम गुलामी समझ रहे हो, वह वास्तव में ऊर्जा का आदान प्रदान है। यहां बड़े झुकते नहीं, बल्कि आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब वह झुकता है तो वह अपना अहंकार त्याग देता है, और जब बुजुर्ग उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो वे अपने जीवन का पूरा अनुभव उसे सौंप देते हैं। हमारे पश्चिम में हम हाथ मिलाते हैं, जो बराबरी का प्रतीक है, लेकिन भारत में वे चरण स्पर्श करते हैं, जो समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। रात के भोजन का समय हुआ। आज कोई मेज कुर्सी नहीं थी। सब जमीन पर पालथी मारकर बैठे। एंटोनी को बैठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने देखा कि घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को सबसे पहले भोजन परोसा गया। क्लोई ने देखा कि घर की बहू अपने लिए खाना बाद में ले रही थी, पहले वह सबको खिला रही थी। क्लोई ने उस महिला से पूछा कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? आप सबके बाद खाती हैं? उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब परिवार का पेट भरता है तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। मां का सुख त्याग में होता है, भोग में नहीं। क्लोई के पास इस उत्तर का कोई जवाब नहीं था। यह भावना उसकी समझ से परे थी। भोजन के बाद सब एक साथ बैठे। दादाजी ने पुराने किस्से सुनाने शुरू किए। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। एंटोनी ने देखा कि यहां बच्चों को आईपैड या फोन की जरूरत नहीं थी। उनके पास उनके दादा दादी थे। उसने सोचा कि उसके खुद के दादाजी एक ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में रहते हैं। वह उनसे साल में केवल एक बार क्रिसमस पर मिलता है। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह मिला था तो दादाजी की आंखों में कितना सूनापन था। अचानक एंटोनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी आजादी अचानक
अकेलापन लगने लगी। उसने महसूस किया कि जिसे वह पिछड़ापन कह रहा था वह वास्तव में एक सुरक्षा कवच था। यहां कोई डिप्रेशन में नहीं था, क्योंकि सुख बांटने के लिए और दुख हल्का करने के लिए पूरा परिवार साथ था। क्लोई, जो अब तक चुप थी, उसने दादी मां से पूछा कि क्या आप कभी अकेले महसूस नहीं करती? दादी मां ने हंसते हुए कहा कि बेटा, इस घर में दीवारें कम और रिश्ते ज्यादा हैं। यहां कोई कभी अकेला नहीं होता। विदा लेते समय दादी मां ने एंटोनी का हाथ अपने झुर्रीदार हाथों में लिया। वह स्पर्श एंटोनी को अपने दादाजी की याद दिला गया। दादी ने उसे एक मिठाई का डिब्बा दिया और कहा कि इसे अपने दोस्तों के साथ बांटना। एंटोनी, जो हमेशा से जर्म फोबिक कीटाणुओं से डरने वाला था, उसने उस समय न केवल वह डिब्बा लिया बल्कि झुककर दादी मां के पैर भी छुए। यह एक अनैच्छिक क्रिया थी जो उसकी आत्मा ने उससे करवाई थी। बस में वापस लौटते समय सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अलग था। यह चिंतन का सन्नाटा था। एक छात्र ने धीरे से कहा कि सर, हमारे देश में हमारे पास मकान हाउस हैं, लेकिन इनके पास घर होम है। हमारे पास बीमा पॉलिसी है, लेकिन इनके पास परिवार है। मिस्टर ल्यूमियर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि तुमने सही पहचाना। पश्चिम ने व्यक्ति को भगवान बना दिया, लेकिन भारत ने परिवार को मंदिर बना दिया। आज तुम लोगों ने देखा कि सच्चा सुख सुविधाओं में नहीं, संबंधों में है। होटल के अपने आलीशान कमरे में पहुंचकर एंटोनी को वह कमरा आज बहुत बड़ा और बहुत खाली लग रहा था। उसने अपने फोन पर अपने दादाजी की तस्वीर निकाली। उसने सोचा कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास पैसा है, तकनीक है, लेकिन हमारे पास अपने बुजुर्गों के पास बैठने का समय नहीं है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वापस जाकर वह अपने दादाजी को घर ले आएगा। उस रात पेरिस के उन अमीर बच्चों को नींद नहीं आई। वे भारत की उस गरीबी को याद कर रहे थे जो उनके अमीरी भरे अकेलेपन से कहीं ज्यादा समृद्ध थी। भारत ने आज उनके दिल के उस कोने को छू लिया था जो बरसों से खाली पड़ा था। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब तक उन्होंने भारत का प्रेम देखा था। कल उन्हें भारत का शौर्य और शक्ति देखनी थी। कल उन्हें पता चलने वाला था कि यह शांत देश जब अपनी रक्षा पर आता है तो कितना कठोर हो सकता है। कल का दिन उनके लिए एक और बड़ा खुलासा लेकर आने वाला था। अब तक इन छात्रों ने भारत का प्रेम, सेवा और ज्ञान देखा था, लेकिन एंटोनी के मन में अभी भी एक आखिरी भ्रम शेष था। बस में बैठे हुए उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि यह देश अच्छा है, लोग अच्छे हैं, लेकिन शायद थोड़े कमजोर हैं। उसने इतिहास की किताबों का हवाला देते हुए कहा कि देखो, इन पर सदियों तक विदेशियों ने राज किया। ये लोग लड़ना नहीं जानते, ये बस सहना जानते हैं। क्लोई ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा कि भारतीयों की विनम्रता उनकी कमजोरी है। आज की बस उन्हें किसी मंदिर या बाजार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समर स्मारक ले जा रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वातावरण में एक भारी बदलाव महसूस हुआ। हवा में अब फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि बारूद की यादें और बलिदान की गूंज थी। वहां का सन्नाटा ऐसा था जो शोर से ज्यादा भारी था। एंटोनी ने सोचा था कि उसे कोई पुराना टूटा फूटा स्मारक दिखेगा, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था उसने उसकी बोलती बंद कर दी। विशाल परिसर, ग्रेनाइट की दीवारों पर खुदे हुए हजारों नाम और बीच में जलती हुई अमर जवान ज्योति, सब कुछ इतना भव्य और अनुशासित था कि वहां खड़े होकर सांस लेने में भी संकोच हो रहा था। वे धीरे धीरे उन दीवारों के पास से गुजरे जिन पर शहीदों के नाम लिखे थे। गाइड ने रुककर कहा कि ये वे नाम हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। एंटोनी ने एक दीवार पर हाथ फेरा। वह अंतहीन थी। उसने पूछा कि क्या ये सब मारे गए? गाइड ने उसकी आंखों में देखकर सुधार किया कि नहीं, ये सब अमर हो गए। सैनिक मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। मराला प्रदेश में तभी दूर से जूतों की एक लयबद्ध आवाज सुनाई दी, धम धम धम। यह आवाज इतनी सधी हुई थी कि लगा जैसे धरती का दिल धड़क रहा हो। भारतीय सेना की एक टुकड़ी वहां मार्च करते हुए आ रही थी। उनकी वर्दी पर एक भी सिलवट नहीं थी। उनके चलने का तरीका ऐसा था मानो वे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हों। उनकी आंखों कैसा मोड़ डालेंगे में जो तेज था वह किसी भी पश्चिमी सेना से कम नहीं, बल्कि शायद ज्यादा था। एंटोनी और उसके साथी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गए। वे सहम गए थे। एंटोनी ने देखा कि एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी। उस नजर में नफरत नहीं थी,
लेकिन एक ऐसी कठोरता थी जिसने एंटोनी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस विनम्रता को वह कमजोरी समझ रहा था, वह वास्तव में एक सोते हुए शेर का संयम था। एक बाता अपनी पाथा मार्चिंग दस्ते के गुजरने के बाद गाइड ने उन्हें एक विशेष गैलरी में ले जाकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने रेजांकला के युद्ध के बारे में बताया, जहां मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने हजारों दुश्मन सैनिकों को रोक दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे माइनस तापमान में बिना पर्याप्त कपड़ों के भी भारतीय सैनिक आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़े थे। गाइड ने कहा कि पश्चिमी दुनिया को लगता है कि हम शांत हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम शांत हैं क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन एंटोनी, क्या तुम जानते हो इसके आगे की पंक्ति क्या है? एंटोनी ने सिर हिलाया। गाइड ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म हिंसा तथैव च, यानी जब धर्म और राष्ट्र की रक्षा की बात आए तो शस्त्र उठाना भी उतना ही बड़ा धर्म है। हम पहले वार नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। यह सुनकर छात्रों के रोंगटे खड़े हो गए। एंटोनी को अपनी इतिहास की किताबों पर गुस्सा आने लगा। उसे कभी नहीं बताया गया था कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे पेशेवर और बहादुर सेनाओं में से एक है। उसे नहीं बताया गया था कि 2 विश्व युद्धों में भी भारतीय सैनिकों के शौर्य ने ही यूरोप को बचाया था। स्मारक के केंद्र में खड़े होकर क्लोई ने अमर जवान ज्योति को देखा। वह लौ हवा के थपेड़ों के बावजूद अडिग जल रही थी। क्लोई ने धीमी आवाज में कहा कि यह सिर्फ आग नहीं है, यह इस देश का क्रोध और गर्व दोनों है। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जिनकी छाती पर कई पदक लगे थे। वे एक सेवानिवृत्त जनरल थे। मिस्टर ल्यूमियर ने छात्रों का उनसे परिचय कराया। एंटोनी ने झिझकते हुए उनसे पूछा कि सर, आप लोग इतनी शांति से कैसे रहते हैं जबकि आपके पास इतनी ताकत है? जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, असली ताकत नियंत्रण में होती है, विनाश में नहीं। जो कमजोर होता है वह शोर मचाता है, जो शक्तिशाली होता है वह समुद्र की तरह शांत रहता है। लेकिन याद रखना, समुद्र में सुनामी भी आती है। वापस लौटते समय बस के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वे सड़क पर खड़े पुलिस वालों और सैनिकों को एक अलग नजर से देख रहे थे। पहले उन्हें वे केवल वर्दीधारी लोग लगते थे, अब उन्हें वे रक्षक लग रहे थे। एक छात्र ने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं भारत को सपेरों का देश समझता था, लेकिन आज मैंने शेरों को देखा। उनकी खामोशी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास है। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूं, न कि डरा हुआ। एंटोनी चुपचाप बैठा था। उसका वह भ्रम भी टूट गया कि भारत को दबाया जा सकता है। उसे समझ आ गया कि भारत की विनम्रता एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें अपने देश जाकर यह बताना होगा। लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हमें बताना होगा कि भारत केवल आध्यात्म की भूमि नहीं है, यह योद्धाओं की भूमि भी है। शाम को होटल में एंटोनी ने अपने पिता को वीडियो कॉल किया। उसके पिता ने पूछा कि क्या तुमने वहां की गरीबी देखी? एंटोनी ने पहली बार अपने पिता को रोका। उसने कहा कि पिताजी, मैंने वहां वह देखा जो हमारे पास नहीं है। मैंने साहस देखा, एक ऐसा साहस जिसे हथियारों की जरूरत नहीं, जो आंखों में दिखाई देता है। आज की रात वे छात्र थोड़ा और बड़े हो गए थे। उन्होंने जान लिया था कि सम्मान केवल प्यार से नहीं, बल्कि शक्ति से भी कमाया जाता है, और भारत के पास दोनों थे। अब उनकी यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। कल उन्हें भारत की शिक्षा और भविष्य को देखना था। क्या वे यह देख पाएंगे कि कैसे गुरुकुल की प्राचीन परंपरा आज आधुनिक स्टार्टअप और स्पेस मिशन को जन्म दे रही है? कल उनकी वापसी से पहले का आखिरी बड़ा सबक उनका इंतजार कर रहा था। यात्रा का 7वां दिन। आज का विषय था ज्ञान और भविष्य। बस एक प्रतिष्ठित विद्यालय की ओर बढ़ रही थी। एंटोनी ने अपनी नाक ठीक करते हुए कहा कि मैंने सुना है यहाँ के स्कूल रट्टा मारना सिखाते हैं। रचनात्मकता तो केवल हमारे पश्चिमी स्कूलों में होती है। क्लोई ने हंसते हुए कहा कि हाँ, ये लोग केवल कॉल सेंटर के कर्मचारी बनाना जानते हैं, आविष्कारक नहीं। वे फिर से अपनी पुरानी गलतफहमी का शिकार हो रहे थे। वे भूल गए थे कि शून्य का आविष्कार इसी धरती पर हुआ था। जब वे विद्यालय पहुंचे तो उन्हें कोई सीमेंट की 4 दीवारी वाली इमारत नहीं, बल्कि एक खुला वातावरण दिखा। बरगद के पेड़ों के नीचे कक्षाएं चल रही थीं, लेकिन छात्रों के हाथों में ताड़ के पत्ते नहीं।
बल्कि आधुनिक टैबलेट थे। यह गुरुकुल और गूगल का संगम था। मिस्टर ल्यूमियर उन्हें एक गणित की कक्षा में ले गए। वहां 10-12 साल के बच्चे बिना कैलकुलेटर के बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना कर रहे थे। एंटोनी ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक जटिल समीकरण देखा। उसने अपने फोन का कैलकुलेटर निकाला, इससे पहले कि वह टाइप कर पाता। कक्षा के एक छोटे बच्चे ने हाथ खड़ा किया और सही उत्तर दे दिया। एंटोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह वैदिक गणित है। हम कंप्यूटर पर निर्भर नहीं हैं, हमारा दिमाग ही कंप्यूटर है। पश्चिम में आप मशीन बनाना सिखाते हैं, हम मानव को मशीन से बेहतर बनाना सिखाते हैं। एंटोनी को अपनी महंगी शिक्षा पर पहली बार संदेह हुआ। उसके पास उपकरण थे, लेकिन इन बच्चों के पास दृष्टि थी। दोपहर में उन्हें भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के एक केंद्र के दौरे पर ले जाया गया। एंटोनी ने हमेशा नासा की कहानियां सुनी थीं। उसे लगता था कि भारत जैसे देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान केवल एक सपना है। लेकिन जब उसने वहां प्रदर्शित की मंगलयान और चंद्रयान के मॉडल देखे, तो उसकी सोच बदल गई। एक वैज्ञानिक ने उन्हें बताया कि कैसे भारत ने हॉलीवुड की एक फिल्म के बजट से भी कम में मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बनाई। वैज्ञानिक ने कहा कि पश्चिम संसाधनों से काम करता है, हम साधना से काम करते हैं। हम कम में ज्यादा करना जानते हैं। इसे हम जुगाड़ नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता कहते हैं। क्लोई एक स्क्रीन पर देख रही थी जहां चंद्रयान के उतरने का वीडियो चल रहा था। उसने वैज्ञानिक से पूछा कि सर, आप लोग असफलताओं से डरते नहीं हैं? वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि बेटी, हमारे लिए विज्ञान विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि सत्य की खोज करना है, और सत्य की खोज में कोई हार नहीं होती, केवल सीख होती है। शाम को एक संवाद सत्र आयोजित किया गया जहां फ्रांसीसी छात्र और भारतीय छात्र आमने सामने थे। शुरुआत में फ्रांसीसी छात्र थोड़े घमंडी थे। एंटोनी ने एक भारतीय छात्र से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? शायद अमेरिका जाकर नौकरी करना चाहते हो? यह एक कटाक्ष था कि हर भारतीय का सपना विदेश जाना होता है। उस भारतीय छात्र ने, जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जवाब दिया कि नहीं दोस्त, एक समय था जब हम नौकरी मांगने पश्चिम जाते थे, लेकिन अब हम यहीं रहकर ऐसी कंपनियां बनाएंगे जहां दुनिया काम करने आएगी। उसने सुंदर पिचाई और सत्य नडेला का उदाहरण देते हुए कहा कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का दिमाग भारतीय है। हम अब दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया के साथ और कई मामलों में दुनिया के आगे चल रहे हैं। एंटोनी चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया बदल चुकी है। भारत अब सपेरों का देश नहीं बल्कि सीईओ और वैज्ञानिकों का देश है। उसने क्लोई से फुसफुसाते हुए कहा कि हम जिन्हें पिछड़ा समझते थे, वे वास्तव में दौड़ में हमसे आगे निकल चुके हैं। बस फर्क इतना है कि वे शोर नहीं मचाते। वापसी में मिस्टर ल्यूमियर ने छात्रों से पूछा कि आज क्या सीखा? एक छात्र ने कहा कि सर, मैंने सीखा कि असली तकनीक वह नहीं है जो आपकी जेब में है, बल्कि वह है जो आपके दिमाग में है। भारत ज्ञान को केवल सूचना नहीं मानता बल्कि उसे जीवन जीने का तरीका मानता है। रात को होटल की छत पर खड़े होकर एंटोनी ने आकाश की ओर देखा। उसे तारे अब अलग नजर आ रहे थे। उसने सोचा कि इसी आसमान को इन लोगों ने बहुत कम खर्च में छू लिया, जबकि हम बस बातें करते रह गए। उसे अपनी विकसित होने की परिभाषा पर शर्म आने लगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, पश्चिम के पास घमंड है, लेकिन पूर्व के पास ज्ञान है, और अंत में ज्ञान ही जीतता है। अब उनकी यात्रा समाप्त होने वाली थी। कल उन्हें अपने देश लौटना था, लेकिन लौटने से पहले एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम बाकी था, स्वीकारोक्ति। कल उन्हें अपने उस अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा जिसे वे पेरिस से साथ लाए थे। कल का दिन विदाई का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का होगा। क्या वे अपने माता पिता को, जो अभी भी पूर्वाग्रहों में जी रहे हैं, समझा पाएंगे? क्या वे अपने देश जाकर भारत के राजदूत बनेंगे? यह कहानी का अंतिम और सबसे भावुक मोड़ है। यात्रा की आखिरी शाम आ चुकी थी। होटल के कमरों में सन्नाटा था। यह सन्नाटा यात्रा की थकान का नहीं बल्कि विदाई के दुख का था। एक सप्ताह पहले जब ये छात्र पेरिस से चले थे तो वे शिकायत कर रहे थे कि उन्हें भारत क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन आज जब सामान बांधने का समय आया तो उनके हाथ भारी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी विदेशी देश से अपने घर नहीं बल्कि अपने घर से किसी विदेशी देश जा रहे हों। एंटोनी अपने खुले हुए सूटकेस के सामने बैठा था।
उसके हाथ में वह सूची थी जो उसने यात्रा से पहले बनाई थी। भारत में क्या क्या सावधानियां बरतें, उसमें लिखा था। पानी मत पीना, किसी से हाथ मत मिलाना, अपनी चीजों का ध्यान रखना। एंटोनी ने उस कागज को देखा, फिर उसे धीरे धीरे फाड़ दिया। उसने क्लोई से कहा कि हम कितने मूर्ख थे। हम यहां अपनी श्रेष्ठता साबित करने आए थे, लेकिन हम अपनी कमियां लेकर जा रहे हैं। क्लोई, जो खिड़की के पास खड़ी थी, उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे डर लग रहा है एंटोनी। मुझे वापस उसी दुनिया में जाने से डर लग रहा है जहां लोग केवल दौड़ते हैं लेकिन जानते नहीं कि जाना कहां है। यहां लोगों के पास शायद कम चीजें हैं, लेकिन उनके पास संतोष है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। तभी छात्रों के फोन बजने लगे। यह उनके माता पिता के संदेशों का समय था। एक छात्र ने जोर से अपने पिता का संदेश पढ़ा। भगवान का शुक्र है कि तुम कल वापस आ रहे हो। उम्मीद है कि तुमने उस नरक में किसी बीमारी को नहीं पकड़ा होगा। उस छात्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक सप्ताह पहले तक वह भी यही सोचता था, लेकिन आज यह बात उसे किसी गाली जैसी लगी। उसने तुरंत टाइप किया, पिताजी, जिसे आप नरक कह रहे हैं, मैंने वहां स्वर्ग देखा है। असली बीमारी हमारे नजरिए में है, इस देश में नहीं। एंटोनी की मां का फोन आया। उन्होंने वीडियो कॉल पर पूछा कि बेटा, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या वहां खाने को कुछ नहीं मिला? एंटोनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा कि मां, मैंने यहां इतना खाया है जितना पेरिस में कभी नहीं खाया। न केवल पेट भरकर बल्कि मन भरकर। यहां लोगों ने मुझे वह खिलाया जो वे खुद खाते थे, बिना किसी स्वार्थ के। मिस्टर ल्यूमियर ने सभी छात्रों को अंतिम बैठक के लिए लॉबी में बुलाया। उन्होंने छात्रों के चेहरों को देखा। वह अहंकार, वह अकड़, वह बनावटी हंसी, सब गायब हो चुका था। उनके सामने अब वे बच्चे बैठे थे जो विनीत थे, जो कृतज्ञ थे। मिस्टर ल्यूमियर ने पूछा कि कल जब तुम अपने माता पिता से मिलोगे तो क्या कहोगे? क्या तुम उनसे झूठ बोलोगे ताकि उनका भ्रम बना रहे, या तुम सच बोलने की हिम्मत दिखाओगे? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह एक कठिन प्रश्न था। सच बोलने का मतलब था अपने ही समाज, अपने ही परिवार और अपनी ही शिक्षा प्रणाली को गलत ठहराना। सच बोलने का मतलब था यह स्वीकार करना कि पश्चिम अब विश्व गुरु नहीं रहा। तभी एंटोनी खड़ा हुआ। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन एक नई दृढ़ता भी थी। उसने कहा कि सर, मैं सच बोलूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि भारत धूल और सांपों का देश नहीं है। मैं उन्हें बताऊंगा कि भारत वह देश है जिसने हमें शून्य दिया, जिसने हमें शतरंज दिया, जिसने हमें जीने की कला सिखाई। मैं उन्हें बताऊंगा कि जब हम गुफाओं में चित्र बना रहे थे तब वे वेदों की रचना कर रहे थे। एक अन्य छात्र, जिसने अपनी नोटबुक में पूरे सप्ताह के आंकड़े लिखे थे, बोला कि मेरे पास सबूत हैं। मेरे पास उनकी सफाई के वीडियो हैं, उनके डिजिटल भुगतान की गति के सबूत हैं, उनके अंतरिक्ष मिशन की जानकारी है। अगर मेरे माता पिता मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं उन्हें ये आंकड़े दिखाऊंगा। अब हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे। तथ्यों से बात करेंगे। बैठक के बाद एक बहुत ही भावुक घटना घटी। होटल से निकलने से पहले एंटोनी और उसके साथी उस बस चालक के पास गए जो पूरे सप्ताह उन्हें घुमाता रहा था। वह एक साधारण व्यक्ति था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था और उनकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी करता था। एंटोनी को याद आया कि पहले दिन उसने उस चालक को अनपढ़ समझकर उसका मजाक उड़ाया था। एंटोनी उस चालक के सामने खड़ा हुआ। चालक ने आदत के अनुसार झुककर नमस्ते किया, लेकिन इस बार एंटोनी ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। एंटोनी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और टूटी फूटी हिंदी में कहा, धन्यवाद और क्षमा। उसने आगे बढ़कर उस चालक को गले लगा लिया। यह केवल एक गले मिलना नहीं था, यह पश्चिम का पूर्व के सामने नतमस्तक होना था। यह स्वीकारोक्ति थी कि मानवता की कोई भाषा या रंग नहीं होता। क्लोई ने अपनी सबसे कीमती घड़ी निकाली और उस चालक को देने की कोशिश की। चालक ने मना किया, लेकिन क्लोई ने रोते हुए कहा कि कृपया इसे रख लीजिए। यह कीमत नहीं है, यह एक भाई का उपहार है। आपने हमें सुरक्षित रखा जैसे हम आपके अपने बच्चे हों। उस रात वे छात्र सो नहीं पाए। वे अपनी डायरी के पन्ने भर रहे थे। वे उन सभी पलों को कैद कर लेना चाहते थे। वह मंदिर की घंटी, वह मसालेदार भोजन, वह दादी माँ का आशीर्वाद, वह सैनिकों का मार्च। उन्हें लग रहा था कि वे अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा यहीं छोड़ रहे हैं। मिस्टर ल्यूमियर अपनी बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा
कि मेरा मिशन सफल हुआ। मैं यहाँ छात्रों को दुनिया दिखाने लाया था, लेकिन भारत ने उन्हें इंसान बना दिया। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, भारत में कोई पर्यटक बनकर नहीं आता, जो भी आता है वह तीर्थयात्री बन जाता है। यहाँ की हवा में ही परिवर्तन है। सुबह होने वाली थी। हवाई अड्डे जाने का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन इस बार कोई जल्दी में नहीं था। वे हर पल को थाम लेना चाहते थे। एंटोनी ने अपने जूते पहनते हुए सोचा कि जब मैं पेरिस उतरूंगा तो मैं वही एंटोनी नहीं रहूंगा जो यहां आया था। मेरा शरीर फ्रांस का होगा, लेकिन मेरी आत्मा अब भारत की हो चुकी है। अब सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी, हवाई अड्डे पर और विमान में। क्या वे अपने माता पिता के सामने जो उन्हें लेने आएंगे इस सच पर कायम रह पाएंगे? क्या वे उस पुरानी दुनिया से लड़ पाएंगे जो भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती? कहानी का अंतिम अध्याय अब लिखा जाना था। वापसी और संघर्ष। पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर विमान उतरा। बाहर का आसमान धूसर और उदास था, ठीक वैसा ही जैसा एंटोनी के मन का मौसम था। विमान से बाहर निकलते ही उन्हें वह ठंडक महसूस हुई जो केवल मौसम की नहीं थी, बल्कि लोगों के व्यवहार की भी थी। यहां कोई मुस्कुराकर स्वागत करने वाला नहीं था। लोग अपनी घड़ियों को देखते हुए भाग रहे थे। किसी के पास दूसरे की ओर देखने का भी समय नहीं था। एंटोनी ने क्लोई की ओर देखा। क्लोई ने धीरे से कहा कि मुझे अजीब लग रहा है। यह मेरा शहर है, लेकिन मुझे यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यहाँ सब कुछ कितना मशीनी है। वहां भारत में शोर था, लेकिन उस शोर में जीवन था। यहाँ शांति है, लेकिन यह शांति कब्रिस्तान जैसी है। वे आगमन गेट की ओर बढ़े। उनके कदम भारी थे। वे जानते थे कि कांच के दरवाजों के उस पार उनके माता पिता खड़े हैं, जो अपनी पुरानी जंग लगी सोच के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। वे माता पिता जो उन्हें गले लगाकर पूछेंगे कि क्या तुम उस गंदगी से बचकर आ गए? दरवाजा खुला। सामने सैकड़ों माता पिता खड़े थे। जैसे ही एंटोनी बाहर निकला, उसकी मां दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। लेकिन उनके पहले शब्द ने एंटोनी के दिल को चोट पहुंचा दी। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हे भगवान, तुम कितने पतले हो गए हो। क्या वहां खाने को कुछ साफ नहीं मिला? मैंने कहा था ना कि वहां मत जाओ। एंटोनी ने अपनी मां के आलिंगन से खुद को थोड़ा अलग किया। उसने उनकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मां, मैं पतला नहीं हुआ हूं। मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने अहंकार का बोझ वहीं छोड़ दिया है। उसकी मां समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा है। बगल में क्लोई के पिता अपनी बेटी के सूटकेस को सैनिटाइजर से साफ कर रहे थे, मानो वह किसी जहरीली जगह से आई हो। क्लोई ने उनका हाथ पकड़कर रोका। उसने कहा, पिताजी रुकिए, यह धूल गंदगी नहीं है। यह उस मिट्टी की है जिसने हमें इंसान बनाया है। इसे साफ मत कीजिए। उसके पिता ने हैरान होकर पूछा, क्लोई, क्या तुम ठीक हो? लगता है उन लोगों ने तुम्हारा दिमाग धो दिया है। क्लोई ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, उन्होंने मेरा दिमाग धो दिया है। उन्होंने मेरे दिमाग से नफरत और भ्रम का मैल धो दिया है। हवाई अड्डे के बाहर पार्किंग में एक अजीब सा दृश्य बना। सभी छात्र और उनके माता पिता वहां जमा थे। माता पिता आपस में बातें कर रहे थे कि बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और भारत सरकार को शिकायत करनी चाहिए कि बच्चों को ऐसी डॉक्टर जगह क्यों भेजा। एंटोनी से अब और रहा नहीं गया। वह अपनी कार में बैठने ही वाला था कि उसने अपना बैग नीचे रखा और जोर से बोला, बस कीजिए, एक शब्द और नहीं। वहां सन्नाटा छा गया। एंटोनी के पिता ने गुस्से में कहा, एंटोनी, यह बदतमीजी है। हम तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। एंटोनी ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और वह वीडियो चलाया जिसमें वह भारतीय परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। उसने फोन अपने पिता के चेहरे के सामने किया और कहा, पिताजी, आप जिसे पिछड़ापन कहते हैं उसे देखिए। इन लोगों के पास शायद बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं है, लेकिन इनके पास इतना बड़ा दिल है कि इन्होंने एक अनजान विदेशी को अपने हाथ से खाना खिलाया। क्या हमारे पेरिस में कोई ऐसा करता है? फिर क्लोई आगे आई। उसने अपने फोन में उस भव्य हवाई अड्डे और इसरो के रॉकेट की तस्वीरें दिखाईं। उसने कहा, आप कहते थे कि वे सपेरे हैं, देखिए इसे, यह उनका स्पेस स्टेशन है। वे चांद के उस हिस्से पर पहुंचे हैं जहां हम आज तक नहीं पहुंच पाए। आप जिसे गरीबी कहते हैं वह सादगी है, और जिसे हम अमीरी कहते हैं वह केवल वस्तुओं का ढेर है। एक अन्य छात्र ने अपने पिता से कहा, आप हमेशा कहते थे कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन पिताजी, वहां रात के 12 बजे भी मुझे डर नहीं लगा।
क्योंकि वहां हर बुजुर्ग मुझे अपनी बेटी की तरह देख रहा था। वहां सम्मान कानून के डर से नहीं, बल्कि संस्कारों की वजह से किया जाता है। मिस्टर ल्यूमियर एक कोने में खड़े यह सब देख रहे थे। माता पिता के चेहरे पर गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदल रहा था। वे निरुत्तर थे। उनके बच्चे, जो एक हफ्ते पहले तक उन्हीं की भाषा बोलते थे, आज किसी और ही दुनिया की वकालत कर रहे थे। एंटोनी के पिता ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन बेटा, खबरें तो कुछ और ही बताती हैं। एंटोनी ने उनकी बात काटते हुए कहा, यही तो समस्या है पिताजी। हमने दुनिया को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि बिकी हुई खबरों की आंखों से देखा है। हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं, वह मानवता में हमसे प्रथम है। माहौल भारी हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। एंटोनी ने अंत में कहा, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन मेरा एक हिस्सा वहीं रह गया है, और मैं वादा करता हूं, मैं आप सबको एक दिन वहां ले जाऊंगा, ताकि आप भी देख सकें कि सच क्या है। उसने झुककर अपने पिता के पैर नहीं छुए, क्योंकि वहां यह अजीब लगता, लेकिन उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। यह एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। उसने हाथ मिलाने की पश्चिमी परंपरा को तोड़कर जुड़ने की भारतीय परंपरा को चुना था। कार में बैठते समय एंटोनी के पिता चुप थे। उन्होंने रियर व्यू मिरर में अपने बेटे को देखा। उन्हें लगा कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। उसने वह देख लिया है जो वे पूरी जिंदगी नहीं देख पाए। क्लोई की कार में उसने अपना सर खिड़की पर टिका दिया। बाहर एफिल टावर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसे वह फीकी लग रही थी। उसे याद आ रही थी गंगा की आरती और वह अमर जवान ज्योति। उसने मन ही मन सोचा कि असली रोशनी बिजली के बल्बों में नहीं, आत्मा की पवित्रता में होती है। यह विद्रोह केवल एक पार्किंग लॉट तक सीमित नहीं रहने वाला था। अगले दिन स्कूल में एक बड़ा धमाका होने वाला था। इन छात्रों ने फैसला किया था कि वे अपनी पूरी क्लास और पूरे स्कूल के सामने सच रखेंगे। वे भारत का एक ऐसा प्रस्तुतिकरण देंगे जो उनके स्कूल के इतिहास को बदल देगा। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल स्कूल की असेंबली है। एंटोनी और उसके साथी मंच पर होंगे। उनके हाथ में माइक होगा और सामने हजारों छात्र। यह उनकी अंतिम परीक्षा है, सत्य की विजय। अगले दिन विद्यालय का विशाल सभागार छात्रों और अभिभावकों से खचाखच भरा हुआ था। प्रधानाचार्य ने माइक संभाला और कहा कि आज हमारे छात्र अपनी भारत यात्रा का अनुभव साझा करेंगे, लेकिन उनके स्वर में उत्साह नहीं, बल्कि एक औपचारिक ऊब थी। वहां बैठे ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि ये छात्र भारत की गरीबी और अव्यवस्था का मजाक उड़ाएंगे, जैसा कि अक्सर पश्चिमी मीडिया में होता है। मंच पर एंटोनी, क्लोई और उनके साथी आए। उनके पीछे एक बड़ी स्क्रीन थी, लेकिन उनके हाथों में कोई कागज नहीं था, क्योंकि सच बोलने के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती। एंटोनी ने माइक पकड़ा। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने गहरी सांस ली और शुरुआत की। आदरणीय शिक्षकों और माता पिता, एक सप्ताह पहले जब हम पेरिस से निकले थे तो हम खुद को शिक्षित मानते थे और जिस देश में जा रहे थे उसे अनपढ़। हम सोचते थे कि हम विकसित हैं और वे पिछड़े, लेकिन आज मैं इस मंच पर अपनी अज्ञानता स्वीकार करने आया हूं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एंटोनी ने अपनी बात जारी रखी। हम वहां उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाने गए थे, लेकिन हम वहां से जीवन का अर्थ सीख कर लौटे हैं। आप लोग पूछते हैं कि भारत कैसा है, तो सुनिए। एंटोनी ने इशारा किया और पीछे स्क्रीन पर तस्वीरें बदलने लगीं। पहली तस्वीर उस भव्य हवाई अड्डे की थी। आप कहते हैं भारत गंदा है। ये देखिए, ये उनका हवाई अड्डा है जो हमारे चार्ल्स डी गॉल से कहीं ज्यादा साफ और आधुनिक है। आप कहते हैं वे तकनीक में पीछे हैं। यह देखिए उनके डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। वहां सब्जी बेचने वाला भी फोन से पैसे लेता है, जबकि हम आज भी चिल्लर ढूंढते हैं। फिर क्लोई आगे आई। उसने स्क्रीन पर इसरो के रॉकेट की तस्वीर दिखाई। हम सोचते हैं कि विज्ञान पश्चिम की देन है, लेकिन जब हम अपनी उंगलियों पर गिनना सीख रहे थे, तब भारत ने दुनिया को शून्य दिया था। यह तस्वीर देखिए, यह उनका मंगल मिशन है। उन्होंने यह कारनामा उतने बजट में किया जितने में हमारी एक हॉलीवुड फिल्म बनती है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, इसे कहते हैं प्रतिभा। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो चला। यह वो वीडियो था जिसमें एक साधारण परिवार उन्हें खाना खिला रहा था। क्लोई की आवाज भर्रा गई। हम अपने बड़े घरों में अकेले रहते हैं, हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, लेकिन भारत में घर छोटे हो सकते हैं, पर वहां कोई अकेला नहीं होता।
वहां परिवार एक साथ रहता है, एक साथ खाता है और एक साथ हंसता है। मैंने वहां सीखा कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। दर्शकों में अब सन्नाटा गहरा हो गया था। कई माता पिता अपने सिर झुकाए बैठे थे। एंटोनी के पिता अपनी सीट पर असहज हो रहे थे। एक अन्य छात्र ने माइक लिया और कहा, आप लोगों ने हमें बताया था कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, वहां के लोगों की आंखों में जो सम्मान मैंने देखा वह मैंने पेरिस की सड़कों पर कभी नहीं देखा। वहां हर बुजुर्ग में मुझे अपने दादा दादी दिखाई दिए। वहां लोग थैंक यू नहीं कहते, वे नमस्ते कहते हैं, जिसका अर्थ है मैं आपके भीतर के ईश्वर को नमन करता हूं। सोचिए, जिस संस्कृति में हर इंसान में भगवान देखा जाता हो, वह संस्कृति गलत कैसे हो सकती है। एंटोनी वापस माइक के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि यूरोप महान है, लेकिन यह झूठ है। महानता दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, फिर भी उसने दुनिया को योग दिया, आयुर्वेद दिया, ज्ञान दिया। वे विश्व गुरु थे और आज भी हैं। बस हमारी आंखों पर अहंकार का चश्मा चढ़ा था। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, वह सूची जो उसने यात्रा से पहले बनाई थी, भारत में क्या नहीं करना है। उसने सबके सामने उस कागज को फाड़ दिया। मैं आज अपने और अपने समाज की ओर से भारत से क्षमा मांगता हूं। हमने उन्हें गलत समझा, हमने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन सच यह है कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। हमें उनसे धैर्य सीखना है, उनसे संतोष सीखना है, हमें उनसे संतोष सीखना है और उनसे यह सीखना है कि आधुनिक होते हुए भी अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहना है। एंटोनी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगली बार जब आप भारत के बारे में सोचें तो सपेरों के बारे में नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और संतों के बारे में सोचिएगा, क्योंकि भारत एक देश नहीं है, भारत एक अनुभव है। भारत एक विचार है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। जैसे ही एंटोनी रुका, सभागार में एक पल के लिए पूर्ण निस्तब्धता छा गई। कोई हिल भी नहीं रहा था। यह सत्य का प्रहार था। तभी पीछे की सीट से धीरे धीरे तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई। यह मिस्टर ल्यूमियर थे और देखते ही देखते पूरा सभागार खड़ा हो गया। तालियों की गूंज से छत हिलने लगी। यह तालियां केवल उन छात्रों के लिए नहीं थीं, यह उस महान देश भारत के सम्मान में थीं जिसने इन बच्चों को बदल दिया था। एंटोनी के पिता दौड़कर मंच के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एंटोनी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो। मैं भी उस देश को देखना चाहता हूं जिसने मेरे बेटे को इतना समझदार बना दिया। कार्यक्रम के बाद छात्र बाहर आए। पेरिस की हवा वही थी, लेकिन अब उसमें उन्हें घुट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उनके अंदर भारत की ऊर्जा थी। क्लोई ने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था। उसने एंटोनी से पूछा, क्या यह अंत है? एंटोनी ने मुस्कुराते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, नहीं क्लोई, यह शुरुआत है। भारत अब नक्शे पर नहीं, हमारे दिल में है। हम जहां भी जाएंगे इस रोशनी को फैलाएंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि पूरब से सूरज केवल उगता नहीं है, बल्कि दुनिया को जगाता भी है। मिस्टर ल्यूमियर ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और लिखा, मिशन पूरा हुआ, बीज बो दिए गए हैं। ये बच्चे अब नए युग के राजदूत हैं। एक ऐसा युग जहां पश्चिम पूर्व के सामने नतमस्तक है, मजबूरी में नहीं बल्कि सम्मान में। कैमरा धीरे धीरे एंटोनी के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में एक चमक है, सनातन की चमक। वह धीरे से हाथ जोड़ता है और स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, सत्यमेव जयते।